बीरबल की वो चाल जिसने दुश्मन को दोस्त बना दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में बादशाह अकबर और उनके चतुर वजीर बीरबल की जुगलबंदी जितनी मशहूर है उतनी ही अनोखी भी। अकबर की विशाल सल्तनत में जहां एक ओर शांति और समृद्धि थी, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे राजा और सरदार भी थे जो मुगल शासन से नाराज रहते थे या उनकी बढ़ती शक्ति को अपनी रियासत के लिए खतरा मानते थे। ऐसे ही एक सरदार थे राजा विक्रम सिंह, जो पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे। उनकी रियासत की सीमाएं मुगल सल्तनत से सटी हुई थीं और इन सीमाओं पर अक्सर छोटे मोटे झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। राजा विक्रम सिंह एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन स्वभाव से थोड़े क्रोधी और संदेही भी थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि दिल्ली का बादशाह अकबर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और लोकप्रिय हो रहा था। उनके मन में हमेशा अकबर के प्रति एक गहरी प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या का भाव रहता था। वह अक्सर अकबर की नीतियों की आलोचना करते थे और समय समय पर अपने छोटे मोटे सैन्य अभियानों से मुगल सीमाओं पर अशांति फैलाते रहते थे। अकबर ने कई बार उन्हें शांति और मित्रता का संदेश भेजा था, लेकिन विक्रम सिंह ने हर बार इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। उनका मानना था कि अकबर उनके राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं और वे कभी भी उनके धोखे में नहीं आएंगे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में विभिन्न राज्यों के राजदूत और दरबारी मौजूद थे। तभी एक संदेशवाहक आया और उसने अकबर को सूचित किया कि राजा विक्रम सिंह ने एक बार फिर सीमावर्ती गांव पर हमला कर दिया है और वहां के कुछ किसानों को बंधक बना लिया है। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। यह विक्रम सिंह कब सुधरेगा? अकबर ने गरजते हुए कहा। हमने उसे इतनी बार समझाने की कोशिश की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब तो हद हो गई है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने विक्रम सिंह पर तत्काल हमला करने की सलाह दी, तो कुछ ने उसे सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया। लेकिन अकबर जानते थे कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। युद्ध से हमेशा विनाश और रक्तपात ही होता है और वे इसे टालना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर बैठे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? विक्रम सिंह की इस हरकत का क्या किया जाए? क्या अब हमें उस पर चढ़ाई करनी ही पड़ेगी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। क्या हम किसी और तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? मेरा मानना है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, हमें बस उसे जगाने की जरूरत है। लेकिन बीरबल, अकबर ने कहा, विक्रम सिंह तो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं। वह हमें अपना दुश्मन मानता है। उससे दोस्ती की उम्मीद करना तो बेवकूफी होगी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, हर दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता है, बस उसके दिल तक पहुंचने का तरीका पता होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैं विक्रम सिंह को अपना दोस्त बना सकता हूं। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुम विक्रम सिंह को दोस्त बनाओगे? यह तो असंभव है। वह तो हमें फूटी आंख नहीं सुहाता। मुझे एक मौका दीजिए, जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। मैं बिना किसी युद्ध के, बिना किसी रक्तपात के इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। मुझे कुछ समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने सोचा। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें पूरी अनुमति देता हूं। जाओ और अपनी योजना पर काम करो। लेकिन याद रखना, यह एक बहुत जोखिम भरा काम है। विक्रम सिंह एक क्रोधी और अप्रत्याशित व्यक्ति है। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और अपनी योजना पर काम करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले विक्रम सिंह के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की।
उनके गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि विक्रम सिंह को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और वे अपनी शान शौकत और अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। उन्हें कला, साहित्य और संगीत का भी शौक था, हालांकि वे इसे सार्वजनिक रूप से ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, विक्रम सिंह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वे अपनी बात पर अडिग रहते थे, भले ही वह गलत ही क्यों न हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे विक्रम सिंह के दरबार में सीधे नहीं जाएंगे, बल्कि एक अप्रत्यक्ष तरीका अपनाएंगे। उन्होंने कुछ दिन तक दिल्ली में रहकर एक नए गायक और कवि की तलाश की जो अपनी कला में निपुण हो और जिसे दरबार में आने का अनुभव न हो। उन्हें एक युवा गायक मिला जिसका नाम माधव था। माधव की आवाज बहुत सुरीली थी और वह बहुत अच्छे भजन और कविताएं गाता था। बीरबल ने माधव को कुछ विशेष भजन और कविताएं सीखने को कहा, जिनमें शांति, मित्रता और क्षमा के महत्व पर जोर दिया गया था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने माधव को विक्रम सिंह के राज्य में भेजा। माधव को यह निर्देश दिया गया कि वह सीधे दरबार में न जाए, बल्कि शहर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर अपने भजन और कविताएं गाए। बीरबल चाहते थे कि माधव की कला की खबर विक्रम सिंह तक स्वाभाविक रूप से पहुंचे। माधव ने बीरबल के निर्देशानुसार काम किया। उसकी सुरीली आवाज और हृदयस्पर्शी भजनों ने जल्द ही शहर के लोगों का मन मोह लिया। लोग उसकी कला की प्रशंसा करने लगे और दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। उसकी ख्याति धीरे धीरे राजा विक्रम सिंह के कानों तक भी पहुंची। विक्रम सिंह को कला का शौक था, इसलिए उन्होंने अपने एक दरबारी को माधव को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। माधव अपने निर्धारित समय पर दरबार में पहुंचा। उसने राजा विक्रम सिंह के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसके भजन और कविताएं इतनी मार्मिक थीं कि दरबार में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। माधव ने विशेष रूप से एक ऐसी कविता गाई जिसमें एक क्रोधी राजा के हृदय परिवर्तन की कहानी थी, जो अंतः शांति और मित्रता को अपनाता है। कविता सुनकर विक्रम सिंह कुछ देर के लिए गहरे सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह कविता सीधे उन्हीं को संबोधित कर रही है। हालांकि उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने माधव को खूब इनाम दिया और उसे अपने दरबार में स्थायी रूप से रहने का निमंत्रण दिया। माधव ने धन्यवाद दिया और कहा कि वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगा, लेकिन उसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। विक्रम सिंह ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? माधव ने जवाब दिया, मेरे गुरु दिल्ली के दरबार में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उसने सीधे बीरबल का नाम नहीं लिया, क्योंकि बीरबल ने उसे ऐसा करने से मना किया था। विक्रम सिंह को थोड़ी हैरानी हुई। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति दिल्ली दरबार से आया है, लेकिन उसकी कला और उसके भजन में कोई राजनीतिक संदेश नहीं था। फिर भी उन्होंने उस पर नजर रखने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक माधव दरबार में और शहर में अपने भजन और कविताएं गाता रहा। उसकी हर प्रस्तुति में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश छिपा होता था। धीरे धीरे विक्रम सिंह के मन में परिवर्तन आने लगा। उन्हें माधव की बातों में सच्चाई और निष्ठा नजर आने लगी। इसी बीच बीरबल ने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने एक व्यापारी का वेश धारण किया और विक्रम सिंह के राज्य में प्रवेश किया। वह शहर के बाजार में घूमने लगे और लोगों से बातचीत करने लगे। उनकी बातचीत का मुख्य विषय यह था कि मुगल बादशाह अकबर कितने न्यायप्रिय और उदार शासक हैं। बीरबल ने उन गांवों का दौरा भी किया जहां विक्रम सिंह के हमलों से नुकसान हुआ था। उन्होंने वहां के लोगों से हमदर्दी जताई और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। एक दिन बीरबल व्यापारी के वेश में विक्रम सिंह के महल के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ से एक छोटा सा संदूक गिरा दिया। संदूक गिरने से खुल गया और उसमें से कुछ सोने के सिक्के और एक शाही फरमान बाहर गिर गया।
संदूक में एक मुहर लगी हुई थी जिस पर अकबर बादशाह लिखा था। महल के द्वार पर तैनात पहरेदारों ने यह देखा और तुरंत बीरबल को पकड़ लिया। उन्होंने बीरबल को राजा विक्रम सिंह के सामने पेश किया। विक्रम सिंह ने बीरबल, जो अब भी व्यापारी के वेश में थे, से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास यह शाही फरमान और सोने के सिक्के कहां से आए? बीरबल ने अभिनय करते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा नाम किशन दास है। मैं दिल्ली के एक व्यापारी हूँ। मैं यह सोने के सिक्के लेकर यहाँ से गुजर रहा था। शाही फरमान तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैंने सोचा था कि इसे दिल्ली के दरबार में वापस कर दूंगा। विक्रम सिंह ने फरमान को देखा। फरमान में अकबर के दस्तखत थे और उसमें लिखा था कि यह फरमान एक गुप्त योजना के तहत विक्रम सिंह के राज्य की सीमाओं पर शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया है। फरमान में यह भी लिखा था कि दिल्ली दरबार विक्रम सिंह की बहादुरी और युद्ध कौशल का सम्मान करता है और उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है। यह पढ़कर विक्रम सिंह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अकबर उन्हें कमजोर समझकर उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह फरमान तो कुछ और ही कह रहा था। यह झूठ है, विक्रम सिंह ने क्रोधित होकर कहा। अकबर मुझे धोखा देना चाहता है। बीरबल ने एक व्यापारी के रूप में बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे नहीं पता कि इस फरमान का क्या मतलब है। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ। विक्रम सिंह को बीरबल की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फरमान की भाषा और उसमें लिखी बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थीं। उन्होंने बीरबल को नजरबंद रखने का आदेश दिया और फरमान की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने गुप्तचरों को दिल्ली भेजा। इसी दौरान माधव ने राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक और भजन गाया, जिसमें क्षमा, समझदारी और दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की बात थी। माधव ने यह भी बताया कि उसके गुरु ने उसे यह सिखाया है कि सच्चे राजा वही होते हैं जो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। माधव की बातों का विक्रम सिंह के मन पर गहरा असर पड़ा। वह सोचने लगे कि क्या सच में अकबर उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं? क्या वे अब तक गलतफहमी में जी रहे थे? कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह के गुप्तचर दिल्ली से वापस लौटे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सब कुछ शांतिपूर्ण है और अकबर ने किसी भी गुप्त अभियान की योजना नहीं बनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान वजीर है जिसका नाम बीरबल है, जो हमेशा शांति और सुलह का रास्ता खोजता है। विक्रम सिंह ने यह सुनकर और भी ज्यादा सोचा। तभी उन्हें किशन दास बीरबल की याद आई। उन्होंने किशन दास को अपने सामने बुलाया। किशन दास, विक्रम सिंह ने कहा, तुमने मुझे जो फरमान दिखाया था वह सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बातों और माधव की कला ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। अकबर बादशाह कभी भी किसी पर बेवजह हमला नहीं करते। वे शांति और न्याय के प्रेमी हैं। विक्रम सिंह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है किशन दास, मैं एक बार दिल्ली जाना चाहता हूं और खुद अकबर से मिलना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी जहांपना। मैं आपकी दिल्ली यात्रा का पूरा इंतजाम करूंगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार विक्रम सिंह को दिल्ली आने के लिए राजी कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह अपने कुछ दरबारियों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए। बीरबल अभी भी व्यापारी के वेश में उनके साथ थे। रास्ते में बीरबल ने विक्रम सिंह को अकबर की न्यायप्रियता, उनकी प्रजा के प्रति प्रेम और उनकी दानवीरता के बारे में कई कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने विक्रम सिंह के मन में अकबर के प्रति सकारात्मक भावनाएं पैदा की। जब वे दिल्ली पहुंचे
तो बीरबल ने विक्रम सिंह को एक शानदार हवेली में ठहराया। अगले दिन विक्रम सिंह अकबर के दरबार में पेश हुए। अकबर ने विक्रम सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। विक्रम सिंह ने देखा कि अकबर का दरबार कितना भव्य और शांत था। वहां कोई तनाव या धमकी का माहौल नहीं था। अकबर ने विक्रम सिंह से उनके राज्य और प्रजा के बारे में पूछा और उनके साथ बड़ी विनम्रता और सम्मान से बात की। विक्रम सिंह ने अपने मन की सारी दुविधाएं अकबर के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा लगा कि अकबर उनके राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजा विक्रम सिंह, मैं हमेशा से आपके साथ मित्रता चाहता था। मुझे पता है कि आपके मन में हमारे प्रति गलतफहमी थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम केवल शांति और सहयोग में विश्वास रखते हैं। तभी अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, और इस गलतफहमी को दूर करने का श्रेय हमारे बुद्धिमान वजीर बीरबल को जाता है। यह सुनकर विक्रम सिंह हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब अपने असली वेश में थे। क्या? बीरबल विक्रम सिंह ने कहा, तो तुम ही वह व्यापारी किशन दास थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जी हाँ जहांपना, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था ताकि मैं आपको दिल्ली लाकर अकबर बादशाह से मिलवा सकूं और आपके मन की गलतफहमी दूर कर सकूं। विक्रम सिंह को बीरबल की चाल पर पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता पर बहुत सम्मान महसूस हुआ। उन्होंने समझा कि बीरबल ने यह सब उनकी भलाई और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए किया था। उन्होंने देखा कि बीरबल ने बिना किसी बल प्रयोग के केवल अपनी बुद्धि और युक्ति से एक पुराने दुश्मन को दोस्त में बदल दिया था। विक्रम सिंह ने अकबर और बीरबल दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है जहांपना। आपने और बीरबल ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं आज से आपका दोस्त हूं और हमेशा शांति और सहयोग से रहूंगा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रम सिंह को गले लगाया और दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का जश्न मनाने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनोखी चाल से राजा विक्रम सिंह के मन से न केवल दुश्मनी का भाव मिटाया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बना लिया। उनकी इस युक्ति से बिना किसी युद्ध या रक्तपात के दो राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई और सदियों पुरानी दुश्मनी मित्रता में बदल गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है और सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि समझदारी और कूटनीति होती है। बादशाह का शाही फरमान बीरबल ने कैसे बदला? मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली में बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान, विद्वत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अकबर एक महान शासक थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अनोखी क्षमता की तूती बोलती थी। बीरबल अकबर के सबसे करीबी सलाहकार और दोस्त भी थे और अक्सर अपनी सूझबूझ से ऐसी परिस्थितियों को संभाल लेते थे जहां बड़े से बड़े दरबारी हाथ खड़े कर देते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की छत पर बैठे चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उनकी नजर दूर कहीं एक सुंदर सफेद घोड़े पर पड़ी जो उनके अस्तबल से कुछ दूरी पर खड़ा था और चांदनी में उसकी सफेदी और भी ज्यादा चमक रही थी। अकबर को वह घोड़ा इतना पसंद आया कि उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। अगले दिन सुबह अकबर ने अपने दरबार में एक शाही फरमान जारी किया। उन्होंने घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारीगण और प्रजा, मुझे कल रात एक सपना आया। मैंने देखा कि मेरा पूरा साम्राज्य सफेद घोड़ों से भरा है।
और यह मेरे राज्य के लिए समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसलिए मैं यह शाही फरमान जारी करता हूँ कि आज से 3 महीने के भीतर मेरे साम्राज्य के प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक शुद्ध सफेद घोड़ा होना अनिवार्य है। जो परिवार इस फरमान का पालन नहीं करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह फरमान सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सफेद घोड़े इतने दुर्लभ और महंगे होते थे कि उन्हें खरीदना आम आदमी के लिए तो क्या, कई अमीर व्यापारियों के लिए भी मुश्किल था। और हर परिवार के पास एक सफेद घोड़ा होना तो लगभग असंभव था। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बादशाह के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन इस फरमान का पालन करना भी उनकी क्षमता से बाहर था। हर कोई जानता था कि यह फरमान कितना अनुचित और अव्यावहारिक था, लेकिन बादशाह अकबर ने इसे एक शाही सपने से जोड़ा था, इसलिए कोई भी सीधे तौर पर इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब यह खबर शहर और पूरे साम्राज्य में फैली तो लोगों में हाहाकार मच गया। बाजारों में सफेद घोड़ों की तलाश शुरू हो गई, लेकिन उनकी उपलब्धता न के बराबर थी। जो थोड़े बहुत सफेद घोड़े थे उनके दाम आसमान छूने लगे और कालाबाजारी शुरू हो गई। गरीब लोग अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी और गहने बेचकर भी एक सफेद घोड़ा नहीं खरीद पा रहे थे। कई परिवार तो भूखमरी की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें अपने घरों का सामान बेचकर भी घोड़ा नहीं मिल रहा था। चारों ओर उदासी, निराशा और विद्रोह का माहौल फैलने लगा। बीरबल ने इस स्थिति को देखा। उन्हें लोगों का दर्द महसूस हुआ। वह जानते थे कि बादशाह का इरादा नेक था। वे शायद अपने राज्य की समृद्धि देखना चाहते थे, लेकिन इस फरमान का परिणाम विनाशकारी हो रहा था। सीधे तौर पर बादशाह का विरोध करना खतरे से खाली नहीं था। बीरबल जानते थे कि उन्हें इस फरमान को बदलने का कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे बादशाह की इज्जत भी बनी रहे और प्रजा को भी राहत मिले। बीरबल ने कुछ दिनों तक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को समझा और घोड़ों के बाजारों का दौरा किया। हर जगह निराशा और चिंता का माहौल था। आखिरकार बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वह एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आपका शाही फरमान सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आपके सपने में सफेद घोड़ों का दिखना निश्चित रूप से आपके राज्य के लिए एक शुभ संकेत है। मैं आपके इस दूरदर्शी निर्णय की सराहना करता हूँ। अकबर बीरबल की तारीफ सुनकर खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल उनके फरमान का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद बीरबल, अकबर ने कहा। मुझे पता था कि तुम मेरी बात को समझोगे। यह मेरे राज्य की शान और समृद्धि के लिए है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। बेशक जहांपना, और आपकी इच्छा को पूरी तरह से साकार करने के लिए मैंने सोचा कि हमें कुछ बातों पर स्पष्टता चाहिए। आखिर यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह एक शाही फरमान का हिस्सा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर घोड़ा आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी स्पष्टता बीरबल? क्या तुम कुछ और नियम जोड़ना चाहते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना। जैसा कि आपने कहा, घोड़ा शुद्ध सफेद होना चाहिए। लेकिन शुद्ध सफेद का क्या अर्थ है? क्या घोड़े के शरीर पर एक भी काला बाल नहीं होना चाहिए? यदि एक भी काला बाल मिल जाए तो क्या उसे शुद्ध सफेद माना जाएगा या नहीं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि हम इसमें गलती करेंगे तो आपके फरमान का अपमान होगा। अकबर ने सोचा, यह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। बीरबल, तुम्हारा कहना सही है। घोड़े पर एक भी काला बाल नहीं होना चाहिए।
हाँ, यही होगा शुद्ध सफेद का अर्थ। बहुत खूब जहांपनाह, बीरबल ने कहा, तो यह पहली शर्त है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इन दिव्य घोड़ों को लाने के लिए एक विशेष शुभ दिन और समय होना चाहिए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यदि लोग किसी भी दिन अपने घोड़े ले आएंगे तो आपके शाही फरमान की गरिमा कम होगी। अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, यह भी सही है। शुभ दिन और समय का चयन कौन करेगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, हमारे शाही ज्योतिषी ही इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे। उन्हें ही यह निर्धारित करने दें कि कौन सा दिन और कौन सा समय इन घोड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सबसे शुभ होगा, और यह भी कि उन शुभ दिनों में कोई भी दूसरा व्यक्ति या जानवर घोड़ों के रास्ते में नहीं आना चाहिए, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। अकबर को बीरबल के सुझाव बहुत पसंद आए। उन्हें लगा कि बीरबल उनके फरमान को और भी भव्य और प्रभावशाली बना रहे हैं। उन्होंने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह घोड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सबसे शुभ दिन और समय का पता लगाए और ऐसे दिन चुने जब भीड़ भाड़ कम हो। ज्योतिषी ने कई दिनों तक गणनाएं की और अंत में बादशाह के सामने पेश हुआ। जहांपनाह, ज्योतिषी ने कहा, मैंने सभी नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया है। पूरे 3 महीने के भीतर केवल एक ही दिन और एक ही मुहूर्त ऐसा है जब शुद्ध सफेद घोड़ों को प्रस्तुत करना सबसे शुभ होगा। वह दिन है आज से ठीक 2 महीने और 15 दिन बाद अमावस्या की रात, जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होगा और उस समय कोई भी दूसरा प्राणी या व्यक्ति उन घोड़ों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। यह सुनकर अकबर चौंक गए। अमावस्या की रात, जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होगा और रास्ते में कोई नहीं होगा, यह तो असंभव था। रात के घने अंधेरे में, जब चांद नहीं होगा और ऐसे समय में जब सड़कों पर कोई आवाजाही नहीं होगी, उस दिन शुद्ध सफेद घोड़े ढूंढना और उन्हें दरबार तक लाना कितना मुश्किल होगा। और फिर शुद्ध सफेद घोड़े जिन पर एक भी काला बाल न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, ज्योतिषी ने आपकी इच्छा के अनुसार ही शुभ मुहूर्त निकाला है। अब हमें बस इतना करना है कि लोगों को इस बारे में सूचित कर दें और उन्हें इन सभी शर्तों के बारे में बता दें। अकबर को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया था जिसे पूरा करना ही असंभव था। उन्हें याद आया कि अमावस्या की रात तो चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता, और जब चांद ही नहीं दिखेगा तो उस रात में शुद्ध सफेद घोड़े को शुद्ध सफेद कैसे साबित किया जाएगा? साथ ही कोई दूसरा प्राणी रास्ते में न आए की शर्त भी पूरी नहीं हो सकती थी। बीरबल ने अकबर की चिंता भांप ली। जहांपनाह, बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मुझे लगता है कि आपके सपने का अर्थ थोड़ा गहरा था। शायद यह सफेद घोड़ा सिर्फ एक प्रतीक था। शायद आपका सपना किसी वास्तविक घोड़े के बारे में नहीं, बल्कि आपके राज्य में शांति, समृद्धि और हर परिवार के भीतर एक पवित्र और शुभ भावना के बारे में था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्हें समझ आ रहा था कि बीरबल किस ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रारंभिक फरमान कितना अव्यावहारिक और क्रूर था, जिसने उनकी प्रजा को इतनी मुश्किल में डाल दिया था। बीरबल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैंने अपनी इच्छा में आकर एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसे पूरा करना असंभव है और जिससे मेरी प्रजा को अकारण कष्ट हो रहा है। मेरी इच्छा थी कि मेरा राज्य समृद्ध और शांत रहे, लेकिन यह फरमान तो लोगों को और परेशान कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी प्रजा आपके लिए जान तक दे सकती है। वे आपके हर फरमान का पालन करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े।
लेकिन जैसा कि आपने खुद देखा, आपकी शर्तों के अनुसार एक शुद्ध सफेद घोड़ा ढूंढना, उस पर एक भी काला बाल न होना और फिर उसे अमावस्या की रात बिना किसी की आवाजाही के दरबार तक लाना, यह एक चमत्कार से कम नहीं है। अकबर ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने बीरबल की ओर सम्मान भरी नजरों से देखा। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया और मेरी प्रजा को इस अकारण परेशानी से मुक्त किया। तुमने इस फरमान को इस तरह से बदला कि मेरी इज्जत भी बनी रही और लोगों को भी राहत मिली। अकबर ने तुरंत एक नया शाही फरमान जारी किया। इस नए फरमान में उन्होंने पिछले फरमान को रद्द कर दिया और घोषणा की, मेरे प्यारे प्रजाजनों, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिछले फरमान से आप सभी को अकारण कष्ट हुआ है। मैंने इस पर गहन विचार किया है और मुझे बीरबल ने यह समझाया है कि मेरे सपने का अर्थ वास्तविक सफेद घोड़ों से नहीं, बल्कि मेरे राज्य की आंतरिक शांति, समृद्धि और आपकी निष्ठा से था। इसलिए मैं यह नया फरमान जारी करता हूँ कि आज से कोई भी परिवार सफेद घोड़ा रखने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय हर परिवार को अपने मन में शांति, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखनी होगी। यही मेरे सपने का सच्चा अर्थ है और यही मेरे राज्य की सच्ची समृद्धि होगी। यह नया फरमान सुनकर पूरे साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने बादशाह अकबर और विशेष रूप से बीरबल की जय जयकार की। बीरबल ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से न केवल बादशाह के एक अव्यावहारिक फरमान को बदल दिया, बल्कि बादशाह की गरिमा को भी बनाए रखा और प्रजा को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता सीधे विरोध में नहीं, बल्कि समझदारी भरी युक्तियों में होती है, जो समस्या का समाधान भी करती है और किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाती। इस घटना ने एक बार फिर बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और बादशाह अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को प्रमाणित कर दिया। बीरबल की वो चाल जब उन्होंने स्वयं को फांसी के करीब पहुंचा दिया। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का शासन अपनी न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में नवरत्नों की शोभा थी और उनमें सबसे चमकीला रत्न थे बीरबल। बीरबल अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। अकबर उन पर अगाध विश्वास करते थे और अक्सर अपनी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल की ओर ही देखते थे। लेकिन हर साम्राज्य में, यहाँ तक कि सबसे अच्छे शासन में भी कुछ बुराइयां पनप जाती हैं। अकबर के राज्य में एक ऐसी ही समस्या थी, कुछ शाही अधिकारी जो अपनी पद और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। ये अधिकारी जो उच्च पदों पर थे, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके गरीब और असहाय किसानों तथा छोटे व्यापारियों को सताते थे। वे उनसे नाजायज कर वसूलते थे, उनकी जमीनें हड़प लेते थे और यदि कोई विरोध करता तो उसे झूठे मुकदमों में फंसा देते थे। उनकी क्रूरता और लालच के किस्से धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहे थे, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि वे बहुत प्रभावशाली और जुड़े हुए लोग थे। उनके पास सबूत मिटाने और गवाहों को डराने की शक्ति थी। बादशाह अकबर तक भी ये शिकायतें पहुंच रही थीं। वह अपनी प्रजा के दर्द को समझते थे, लेकिन उनके पास इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। हर बार जब कोई शिकायत आती तो इन अधिकारियों की चालाकियां और साक्ष्य को मिटाने की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि वे खुद को निर्दोष साबित कर देते थे और उल्टे शिकायत करने वाले को ही दंडित कर दिया जाता था। अकबर बहुत परेशान थे। वे अपने ही अधिकारियों की इस करतूत को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कई बार बीरबल से इस विषय पर चर्चा की थी। बीरबल, अकबर ने एक शाम चिंता से कहा, मेरी प्रजा इन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों इतनी पीड़ित है,
और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वे इतने चालाक हैं कि कोई सबूत छोड़ते ही नहीं। मैं इन गद्दारों को कैसे बेनकाब करूं? बीरबल ने गंभीरता से सोचा। यह एक बहुत ही जटिल समस्या थी। सीधे तौर पर इन अधिकारियों का सामना करना खतरनाक था, क्योंकि उनके पास दरबार में भी कई समर्थक थे। उन्हें बेनकाब करने के लिए एक ऐसी चाल की जरूरत थी जो उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कराए, ताकि वे अपनी असली मंशाएं और कार्य प्रकट कर सकें। जहांपनाह, बीरबल ने आखिरकार कहा, इस समस्या को सुलझाने के लिए एक असाधारण चाल की जरूरत होगी। मुझे एक ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें मुझे खुद को बहुत बड़े जोखिम में डालना पड़ेगा। मुझे खुद को इन भ्रष्ट अधिकारियों के निशाने पर लाना होगा ताकि वे अपनी असली चालें चलें। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बीरबल? तुम खुद को जोखिम में डालोगे? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मुझे यह दिखाना होगा कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ, कि मेरी बुद्धि मेरा साथ छोड़ गई है और कि मैं अब आपके संरक्षण में नहीं हूँ। केवल तभी वे अपनी असली चालें चलेंगे और अपनी मूर्खता में अपनी सच्चाई उजागर कर देंगे। अकबर चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें पूरी अनुमति देता हूँ। लेकिन कृपया सावधान रहना, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद रत्न हो। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाना शुरू किया जिसमें लोग यह महसूस करें कि बीरबल की किस्मत अब खराब चल रही है। बीरबल ने दरबार में कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो उनकी बुद्धिमत्ता के विपरीत थे। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो हास्यास्पद थे, कुछ ऐसी सलाहें दी जो अव्यावहारिक थीं, और कुछ ऐसे सवाल पूछे जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण थे। शुरू में दरबारी हंसे और सोचा कि बीरबल शायद मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब यह कई दिनों तक चलता रहा तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद बीरबल बूढ़े हो गए हैं या उनकी बुद्धि कमजोर पड़ गई है। वे फुसफुसाहट करने लगे। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने भी इसे देखा और मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा शत्रु अब अपने आप ही खत्म हो रहा है। धीरे धीरे बीरबल ने अपनी हरकतों को और बढ़ा दिया। उन्होंने एक बार बादशाह अकबर को एक सार्वजनिक समारोह में ऐसी सलाह दी जिससे अकबर को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। अकबर ने बीरबल को सबके सामने डांटा, हालांकि यह सब बीरबल की योजना का हिस्सा था। इस घटना के बाद दरबार में यह बात फैल गई कि अकबर बीरबल से नाराज हैं और उनकी अब पहले जैसी इज्जत नहीं रही। यह सब उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को रास्ते से हटाने का सही समय आ गया है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि बीरबल ईमानदार थे और कभी भी कोई रिश्वत नहीं लेते थे, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाना मुश्किल था। उन्होंने कुछ और ही सोचा। कुछ दिनों बाद शहर में एक अफवाह फैल गई कि शाही खजाने से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए हैं। ये दस्तावेज उन शाही आदेशों से संबंधित थे जिनके तहत इन भ्रष्ट अधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार मिले थे और वे उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तावेजों की चोरी एक गंभीर अपराध था। भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर एक नया जाल बुना। उन्होंने एक पुराने और अविश्वसनीय गवाह को तैयार किया जिसने दरबार में आकर यह बयान दिया कि उसने बीरबल को गुप्त रूप से उन दस्तावेजों को एक दुश्मन राज्य के जासूस को सौंपते हुए देखा था। यह आरोप इतना गंभीर था कि सीधे तौर पर देशद्रोह का मामला बनता था। बादशाह अकबर तक यह बात पहुंची। वह हैरान और क्रोधित थे। उन्हें बीरबल पर विश्वास था,
लेकिन सबूत जो कि गवाह की झूठी गवाही थी उनके खिलाफ थे। बीरबल ने जानबूझकर कोई बचाव नहीं किया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। वह शांत रहे, जैसे कि उन्हें कोई परवाह ही न हो। दरबार में हंगामा मच गया। भ्रष्ट अधिकारियों ने बीरबल को देशद्रोही घोषित करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने बादशाह पर दबाव डाला कि बीरबल को तुरंत दंडित किया जाए। अकबर दुविधा में थे। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्ठा पर विश्वास था, लेकिन एक शासक के रूप में उन्हें कानून के अनुसार चलना था। अंततः अकबर ने भारी मन से निर्णय लिया। कानून सबके लिए समान है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भले ही वह मेरा सबसे प्रिय सलाहकार ही क्यों न हो। बीरबल, तुम्हारे खिलाफ लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, तुम्हें शाही जेल में डाल दिया जाएगा, और यदि तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को शाही जेल में डाल दिया गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को बचाते थे, आज खुद इतने बड़े आरोप में फंस गए थे। भ्रष्ट अधिकारी अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहे थे। उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा कांटा अब रास्ते से हट गया है। जेल में रहते हुए भी बीरबल शांत रहे। वह कुछ भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कोई अपील नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। जैसे ही बीरबल जेल में गए, उन भ्रष्ट अधिकारियों को लगा कि अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने अपनी लूटपाट और अत्याचार को और बढ़ा दिया। उन्होंने किसानों से जबरदस्ती जमीनें छीननी शुरू कर दी, व्यापारियों को धमकाया और अपनी शक्ति का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग करने लगे। उन्हें लगा कि अकबर अब बेबस हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वे अपनी सफलता का जश्न मनाने लगे। लेकिन अकबर और बीरबल की योजना इससे कहीं गहरी थी। जेल में जाने से पहले बीरबल ने अपने एक सबसे भरोसेमंद गुप्तचर से संपर्क किया था। इस गुप्तचर को यह निर्देश दिया गया था कि वह बीरबल के जेल जाने के बाद उन भ्रष्ट अधिकारियों की हर हरकत पर पैनी नजर रखे और हर जानकारी अकबर तक पहुंचाए। अकबर को बीरबल की चाल का पता था, लेकिन उन्होंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया था। वे अंदर से बहुत दुखी थे कि उन्हें यह सब करना पड़ रहा है, लेकिन वे जानते थे कि यह एक बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी था। गुप्तचर ने अपना काम बखूबी किया। उसने देखा कि बीरबल के जेल जाने के बाद उन अधिकारियों ने कैसे अपनी असली पहचान उजागर कर दी। वे खुलेआम लोगों को धमका रहे थे, रिश्वत ले रहे थे और यहाँ तक कि शाही खजाने से भी पैसे निकाल रहे थे। उनकी बातचीत में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने ही बीरबल के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई थी। यह सारी जानकारी गुप्त रूप से अकबर तक पहुंच रही थी। अकबर ने धैर्य बनाए रखा और सही समय का इंतजार किया। फांसी का दिन आ गया। पूरे शहर में उदासी छाई हुई थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय बीरबल आज फांसी पर चढ़ जाएगा। फांसी का तख्ता तैयार था। बीरबल को जेल से बाहर लाया गया। वह शांत थे, उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जमा थे। भ्रष्ट अधिकारी भी वहां मौजूद थे, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बीरबल को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। जल्लाद ने रस्सी उनके गले में डाली। बादशाह अकबर भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उनके दिल में दर्द था, लेकिन वे अपनी योजना पर अडिग थे। तभी बीरबल ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने जल्लाद से कहा, बस एक आखिरी इच्छा है मेरी। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बादशाह से बात करने की अनुमति दोगे?
जल्लाद ने बादशाह की ओर देखा। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। बीरबल फांसी के तख्ते पर खड़े होकर अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, बीरबल ने जोरदार और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं मरते दम तक आपके राज्य का वफादार रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे मरने के बाद मेरा शव यहीं नहीं रहेगा। मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मैं वहां से सीधे स्वर्ग के देवताओं को यह बताऊंगा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। मैं उन्हें उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने आपकी प्रजा को सताया है, जिन्होंने आपके आदेशों का उल्लंघन किया है और जिन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया है। बीरबल की इस बात पर भ्रष्ट अधिकारी हैरान रह गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि बीरबल मरकर स्वर्ग जाकर उनकी शिकायत करेंगे, लेकिन उन्हें डर लगा कि कहीं ऐसा सच में न हो जाए। उनके चेहरों पर डर की गहरी लकीरें आ गईं। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल सच में देवताओं को सब बता देंगे तो उनका क्या होगा, उनका पाप कहीं उजागर न हो जाए। बीरबल ने आगे कहा, और मैं एक बात और कहूंगा, मेरा अंतिम संस्कार यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे शरीर को एक विशेष स्थान पर एक विशेष तरीके से जलाया जाना चाहिए ताकि मेरी आत्मा स्वर्ग तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। अकबर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बीरबल की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, उसके शरीर को फांसी के बाद एक विशेष शाही गुप्त स्थान पर ले जाया जाए और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाए। कोई भी उस स्थान पर नहीं जाएगा सिवाय मेरे और मेरे सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों के। यह सुनकर उन भ्रष्ट अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें लगा कि अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास कर लिया है। यदि बीरबल का शरीर किसी गुप्त स्थान पर जलाया गया और अकबर स्वयं वहां मौजूद होंगे तो उन्हें डर लगा कि कहीं अकबर और बीरबल की कोई गुप्त योजना न हो। उन्हें लगा कि यदि बीरबल की आत्मा सच में स्वर्ग तक पहुंची और उसने सब कुछ बता दिया तो वे बच नहीं पाएंगे। डर के मारे उन अधिकारियों में से एक ने हिम्मत करके आगे आकर कहा, जहांपना, रुकिए, बीरबल निर्दोष हैं। हम सबने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। दूसरे अधिकारी भी डर गए। उन्हें लगा कि यदि एक ने सच बता दिया तो उन्हें भी सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें और कड़ी सजा मिलेगी। एक एक करके सभी भ्रष्ट अधिकारी आगे आए और उन्होंने अपनी सारी करतूतें कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीरबल के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई थी, कैसे उन्होंने प्रजा को सताया था और कैसे वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। यह सब सुनकर पूरी भीड़ दंग रह गई। अकबर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। तो यह थी तुम्हारी चाल, बीरबल, अकबर ने कहा। तुमने खुद को फांसी के मुंह में धकेल दिया ताकि इन गद्दारों को बेनकाब कर सको। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हाँ जहांपना, इन लोगों को लगता था कि वे बहुत चालाक हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। उन्हें तभी बेनकाब किया जा सकता था जब वे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें और अपने मन के डर के आगे सच बोलने को मजबूर हो जाएं। उन्हें फांसी का डर नहीं था, उन्हें इस बात का डर था कि उनके पापों का हिसाब स्वर्ग में भी होगा। अकबर ने तुरंत उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। प्रजा ने राहत की सांस ली और बीरबल की जय जयकार की। इस तरह बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और साहस से स्वयं को फांसी के करीब पहुंचाकर एक बड़ी बुराई को खत्म किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सत्य को बाहर लाने के लिए सबसे खतरनाक रास्ता भी अपनाना पड़ता है और सबसे बड़ी चाल वह होती है जो दुश्मन को अपने ही जाल में फंसा दे।
बीरबल ने स्वयं को फांसी नहीं दिलवाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी मौत के डर का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया था, ताकि वे न्याय स्थापित कर सकें और बादशाह अकबर के राज्य में शांति और समृद्धि लौटा सकें। बीरबल की वो चाल, जब उन्होंने अकबर को गुलाम बना लिया। हिंदुस्तान के इतिहास में बादशाह अकबर का नाम बड़े सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उनकी विशाल सल्तनत, न्यायप्रिय शासन और कला संस्कृति के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक महान सम्राट बनाया था। आगरा का उनका आलीशान महल, उनका भव्य दरबार और उनके नवरत्न, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान बीरबल थे, ये सब उस युग के गौरवशाली प्रतीक थे। बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और किसी भी जटिल समस्या को अपनी सूझबूझ से सुलझाने की क्षमता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। बादशाह अकबर बीरबल को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और एक गहरे दोस्त से भी बढ़कर मानते थे। उनकी दोस्ती के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जो यह दर्शाते हैं कि एक राजा और एक साधारण दरबारी के बीच भी कितना गहरा सम्मान और प्रेम हो सकता है। एक दिन आगरा के शाही महल में बादशाह अकबर अपने विशाल दीवाने खास में बैठे थे। दरबार पूरा भरा हुआ था। देश विदेश के राजदूत, प्रांतों के सूबेदार, प्रसिद्ध कवि, विद्वान और कलाकार अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। माहौल हमेशा की तरह गंभीर और राजसी था, जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे और राज्य के असंतोष पर चर्चा होती थी। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ दार्शनिक था। वे अपने सिंहासन पर बैठे थे, अपने एक हाथ में एक कीमती पन्ना जड़ी अंगूठी घुमा रहे थे और दूर कहीं विचारों में खोए हुए थे। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर दरबारियों की ओर देखा। उनकी यह सारी जानकारी गुप्त रूप से अकबर तक पहुंच रही थी। अकबर ने धैर्य बनाए रखा और सही समय का इंतजार किया। फांसी का दिन आ गया। पूरे शहर में उदासी छाई हुई थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय बीरबल आज फांसी पर चढ़ जाएगा। फांसी का तख्ता तैयार था। बीरबल को जेल से बाहर लाया गया। वह शांत थे, उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जमा थे। भ्रष्ट अधिकारी भी वहां मौजूद थे, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बीरबल को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। जल्लाद ने रस्सी उनके गले में डाली। बादशाह अकबर भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उनके दिल में दर्द था, लेकिन वे अपनी योजना पर अडिग थे। तभी बीरबल ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने जल्लाद से कहा, बस एक आखिरी इच्छा है मेरी। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बादशाह से बात करने की अनुमति दोगे? जल्लाद ने बादशाह की ओर देखा। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। बीरबल फांसी के तख्ते पर खड़े होकर अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, बीरबल ने जोरदार और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं मरते दम तक आपके राज्य का वफादार रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे मरने के बाद मेरा शव यहीं नहीं रहेगा। मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मैं वहां से सीधे स्वर्ग के देवताओं को यह बताऊंगा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। मैं उन्हें उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने आपकी प्रजा को सताया है, जिन्होंने आपके आदेशों का उल्लंघन किया है और जिन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया है। बीरबल की इस बात पर भ्रष्ट अधिकारी हैरान रह गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि बीरबल मरकर स्वर्ग जाकर उनकी शिकायत करेंगे, लेकिन उन्हें डर लगा कि कहीं ऐसा सच में न हो जाए। उनके चेहरों पर डर की गहरी लकीरें आ गईं। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल सच में देवताओं को सब बता देंगे तो उनका क्या होगा। उनका पाप कहीं उजागर न हो जाए। बीरबल ने आगे कहा, और मैं एक बात और कहूंगा, मेरा अंतिम संस्कार यहाँ नहीं होना चाहिए।
मेरे शरीर को एक विशेष स्थान पर एक विशेष तरीके से जलाया जाना चाहिए ताकि मेरी आत्मा स्वर्ग तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। अकबर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बीरबल की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, उसके शरीर को फांसी के बाद एक विशेष शाही गुप्त स्थान पर ले जाया जाए और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाए। कोई भी उस स्थान पर नहीं जाएगा सिवाय मेरे और मेरे सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों के। यह सुनकर उन भ्रष्ट अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें लगा कि अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास कर लिया है। यदि बीरबल का शरीर किसी गुप्त स्थान पर जलाया गया और अकबर स्वयं वहां मौजूद होंगे तो उन्हें डर लगा कि कहीं अकबर और बीरबल की कोई गुप्त योजना न हो। उन्हें लगा कि यदि बीरबल की आत्मा सच में स्वर्ग तक पहुंची और उसने सब कुछ बता दिया तो वे बच नहीं पाएंगे। डर के मारे उन अधिकारियों में से एक ने हिम्मत करके आगे आकर कहा, जहांपना रुकिए, बीरबल निर्दोष हैं। हम सबने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। दूसरे अधिकारी भी डर गए। उन्हें लगा कि यदि एक ने सच बता दिया तो उन्हें भी सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें और कड़ी सजा मिलेगी। एक एक करके सभी भ्रष्ट अधिकारी आगे आए और उन्होंने अपनी सारी करतूतें कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीरबल के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई थी, कैसे उन्होंने प्रजा को सताया था और कैसे वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। यह सब सुनकर पूरी भीड़ दंग रह गई। अकबर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। तो यह थी तुम्हारी चाल बीरबल, अकबर ने कहा। तुमने खुद को फांसी के मुंह में धकेल दिया ताकि इन गद्दारों को बेनकाब कर सको। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हाँ जहांपना, इन लोगों को लगता था कि वे बहुत चालाक हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। उन्हें तभी बेनकाब किया जा सकता था जब वे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें और अपने मन के डर के आगे सच बोलने को मजबूर हो जाएं। उन्हें फांसी का डर नहीं था, उन्हें इस बात का डर था कि उनके पापों का हिसाब स्वर्ग में भी होगा। अकबर ने तुरंत उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। प्रजा ने राहत की सांस ली और बीरबल की जय जयकार की। इस तरह बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और साहस से स्वयं को फांसी के करीब पहुंचाकर एक बड़ी बुराई को खत्म किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सत्य को बाहर लाने के लिए सबसे खतरनाक रास्ता भी अपनाना पड़ता है और सबसे बड़ी चाल वह होती है जो दुश्मन को अपने ही जाल में फंसा दे। बीरबल ने स्वयं को फांसी नहीं दिलवाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी मौत के डर का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया था ताकि वे न्याय स्थापित कर सकें और बादशाह अकबर के राज्य में शांति और समृद्धि लौटा सकें। बीरबल की वो चाल जब उन्होंने अकबर को गुलाम बना लिया। हिंदुस्तान के इतिहास में बादशाह अकबर का नाम बड़े सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उनकी विशाल सल्तनत, न्यायप्रिय शासन और कला संस्कृति के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक महान सम्राट बनाया था। आगरा का उनका आलीशान महल, उनका भव्य दरबार और उनके नवरत्न, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान बीरबल थे, ये सब उस युग के गौरवशाली प्रतीक थे। बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और किसी भी जटिल समस्या को अपनी सूझबूझ से सुलझाने की क्षमता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। बादशाह अकबर बीरबल को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और एक गहरे दोस्त से भी बढ़कर मानते थे। उनकी दोस्ती के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जो यह दर्शाते हैं कि एक राजा और एक साधारण दरबारी के बीच भी कितना गहरा सम्मान और प्रेम हो सकता है। एक दिन आगरा के शाही महल में बादशाह अकबर अपने विशाल दीवाने खास में बैठे थे। दरबार पूरा भरा हुआ था।
देश विदेश के राजदूत, प्रांतों के सूबेदार, प्रसिद्ध कवि, विद्वान और कलाकार अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। माहौल हमेशा की तरह गंभीर और राजसी था, जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे और राज्य के असंतोष पर चर्चा होती थी। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ दार्शनिक था। वे अपने सिंहासन पर बैठे थे, अपने एक हाथ में एक कीमती पन्ना जड़ी अंगूठी घुमा रहे थे और दूर कहीं विचारों में खोए हुए थे। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर दरबारियों की ओर देखा। उनकी आवाज में हमेशा की तरह अधिकार और शक्ति थी, लेकिन आज उसमें एक प्रश्न भी छिपा था। मेरे प्यारे दरबारीगण, अकबर ने कहा, आज मेरे मन में एक विचार आया है। हम सब यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। मैं बादशाह हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है। मेरी एक आवाज पर यह पूरा साम्राज्य हिल सकता है। क्या कोई है जो मुझे यह बता सके कि इस पूरी दुनिया में, इस विशाल साम्राज्य में ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्वयं बादशाह को भी किसी के आदेश का पालन करने पर मजबूर कर सके? दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह की यह बात सुनकर सब हैरान थे। कुछ ने तुरंत बोलना शुरू किया। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपकी शक्ति अद्वितीय है। स्वर्ग में ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर आपकी ही सत्ता सर्वोच्च है। भला कौन है जो आपको गुलाम बना सके? दूसरे ने जोड़ा, आपकी एक तलवार की धार से दुश्मन कांप उठते हैं। आपकी इच्छा ही कानून है। तीसरे ने कहा, केवल ईश्वर की इच्छा ही आपसे ऊपर है, जहांपनाह। अकबर ने इन जवाबों को सुना, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी नजर घुमाई और अंततः बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर बैठे थे। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हमेशा एक ऐसा जवाब होता था जो न केवल उनकी उत्सुकता को शांत करता था, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी दिखाता था। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई चीज है जो स्वयं बादशाह को भी अपना गुलाम बना सके? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जो उनकी गहरी सोच का संकेत थी। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैं मानता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि वह एक बादशाह को भी अपना गुलाम बना सकती है। पूरा दरबार एक बार फिर सत्ते में आ गया। दरबारी फुसफुसाहट करने लगे। किसी ने कभी ऐसी बात सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। बादशाह को गुलाम बनाने की बात, यह तो सीधे तौर पर राजद्रोह जैसा लग रहा था। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें बीरबल की इस चुनौती भरी बात में कोई अपमान नहीं लगा, बल्कि एक रोचक खेल का इशारा मिला। तो बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी बुद्धिमत्ता का इतना गुणगान करते हो। क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम स्वयं बादशाह को भी अपना गुलाम बना सको? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैं कर सकता हूँ। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको अपना गुलाम बना सकता हूँ। दरबारियों में हंसी और फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ ने सोचा कि बीरबल ने आज अपनी हद पार कर दी है, तो कुछ ने सोचा कि यह बीरबल की एक और चाल होगी। अकबर ने हाथ उठाकर दरबारियों को शांत किया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह एक बहुत बड़ा दावा है। यदि तुम मुझे गुलाम बनाने में सफल रहे तो मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा, लेकिन यदि तुम इसमें असफल रहे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, जहांपनाह, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
अकबर ने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? बीरबल ने कहा, मेरी शर्त यह है कि यदि मैं आपको अपना गुलाम बनाने में सफल हो जाता हूँ तो आपको 3 दिनों तक मेरे हर आदेश का पालन करना होगा, बिना किसी सवाल या आपत्ति के। आपको मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, भले ही वह आपको कितनी भी अजीब लगे। और इस अवधि के दौरान कोई भी दरबारी या सेनापति मेरे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अकबर ने सोचा, यह एक दिलचस्प शर्त थी। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था और वे जानते थे कि बीरबल कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके या राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। उन्होंने अपनी चुनौती को स्वीकार कर लिया। मंजूर है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूँ। यदि तुम मुझे गुलाम बना पाए तो मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। यह कहकर अकबर ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सभी दरबारी इस अनोखी चुनौती के परिणाम को लेकर उत्सुक थे। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल बादशाह अकबर के शयन कक्ष में पहुंचे। अकबर अभी अभी अपनी नींद से जागे थे। उन्होंने बीरबल को देखा और मुस्कुराए। तो बीरबल, आज से तुम्हारी बादशाहत शुरू होती है। क्या है तुम्हारा पहला आदेश? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपका पहला आदेश यह है कि आपको अपने शाही वस्त्र उतारने होंगे और एक साधारण ग्रामीण के कपड़े पहनने होंगे। आपको अपने सारे आभूषण भी उतारने होंगे। इसके बाद आपको बिना किसी सेवक या अंगरक्षक के मेरे साथ शहर में पैदल चलना होगा। अकबर यह सुनकर थोड़ा हैरान हुए। शाही वस्त्र उतारना और पैदल चलना, यह उनके लिए एक असामान्य बात थी। लेकिन उन्होंने अपनी शर्त याद रखी। उन्होंने अपने शाही परिधान उतारे और बीरबल द्वारा लाए गए सूती के साधारण कपड़े पहने। उन्होंने अपने कीमती आभूषण भी उतार दिए। जब वे तैयार हुए तो वे एक आम आदमी की तरह दिख रहे थे, बस उनकी आंखों में शाही आभा अभी भी बाकी थी। बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। वे शहर की गलियों में घूमने लगे। अकबर ने पहली बार अपनी प्रजा को इतनी करीब से देखा। उन्होंने देखा कि लोग कैसे संघर्ष कर रहे थे, कैसे छोटे मोटे धंधे चला रहे थे, कैसे बच्चे गलियों में खेल रहे थे और कैसे बूढ़े लोग चौपालों पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि शाही महल की ऊंची दीवारों के पीछे से दुनिया कितनी अलग दिखती है। बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी बस्ती में ले गए, जहां एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपका अगला आदेश यह है कि आप इस कुम्हार के पास बैठें और उससे मिट्टी के बर्तन बनाना सीखें। आपको कम से कम एक बर्तन स्वयं बनाना होगा। अकबर को मिट्टी से काम करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने बीरबल का आदेश माना। वह कुम्हार के पास बैठे, जिसने उन्हें मिट्टी को गूंथना और चाक पर घुमाना सिखाया। अकबर ने अपने हाथों से मिट्टी को आकार देने की कोशिश की। उनके हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि हर काम में एक कला होती है और हर कारीगर अपनी कला का बादशाह होता है। उन्होंने कई असफल प्रयास किए, लेकिन अंत में एक छोटा सा दीपक बनाने में सफल रहे। यह दीपक भले ही शाही न था, लेकिन उसे बनाने का अनुभव अकबर के लिए अनमोल था। आवाज में हमेशा की तरह अधिकार और शक्ति थी, लेकिन आज उसमें एक प्रश्न भी छिपा था। मेरे प्यारे दरबारीगण, अकबर ने कहा, आज मेरे मन में एक विचार आया है। हम सब यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। मैं बादशाह हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है। मेरी एक आवाज पर यह पूरा साम्राज्य हिल सकता है। क्या कोई है जो मुझे यह बता सके कि इस पूरी दुनिया में, इस विशाल साम्राज्य में ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्वयं बादशाह को भी किसी के आदेश का पालन करने पर मजबूर कर सके?
दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह की यह बात सुनकर सब हैरान थे। कुछ ने तुरंत बोलना शुरू किया। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपकी शक्ति अद्वितीय है। स्वर्ग में ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर आपकी ही सत्ता सर्वोच्च है। भला कौन है जो आपको गुलाम बना सके? दूसरे ने जोड़ा, आपकी एक तलवार की धार से दुश्मन कांप उठते हैं। आपकी इच्छा ही कानून है। तीसरे ने कहा, केवल ईश्वर की इच्छा ही आपसे ऊपर है, जहांपनाह। अकबर ने इन जवाबों को सुना, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी नजर घुमाई और अंततः बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर बैठे थे। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हमेशा एक ऐसा जवाब होता था जो न केवल उनकी उत्सुकता को शांत करता था, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी दिखाता था। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई चीज है जो स्वयं बादशाह को भी अपना गुलाम बना सके? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जो उनकी गहरी सोच का संकेत थी। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैं मानता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि वह एक बादशाह को भी अपना गुलाम बना सकती है। पूरा दरबार एक बार फिर सत्ते में आ गया। दरबारी फुसफुसाहट करने लगे। किसी ने कभी ऐसी बात सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। बादशाह को गुलाम बनाने की बात, यह तो सीधे तौर पर राजद्रोह जैसा लग रहा था। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें बीरबल की इस चुनौती भरी बात में कोई अपमान नहीं लगा, बल्कि एक रोचक खेल का इशारा मिला। तो बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी बुद्धिमत्ता का इतना गुणगान करते हो। क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम स्वयं बादशाह को भी अपना गुलाम बना सको? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैं कर सकता हूँ। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं आपको अपना गुलाम बना सकता हूँ। दरबारियों में हंसी और फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ ने सोचा कि बीरबल ने आज अपनी हद पार कर दी है, तो कुछ ने सोचा कि यह बीरबल की एक और चाल होगी। अकबर ने हाथ उठाकर दरबारियों को शांत किया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह एक बहुत बड़ा दावा है। यदि तुम मुझे गुलाम बनाने में सफल रहे, तो मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। लेकिन यदि तुम इसमें असफल रहे, तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, जहांपनाह, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? बीरबल ने कहा, मेरी शर्त यह है कि यदि मैं आपको अपना गुलाम बनाने में सफल हो जाता हूँ, तो आपको 3 दिनों तक मेरे हर आदेश का पालन करना होगा, बिना किसी सवाल या आपत्ति के। आपको मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, भले ही वह आपको कितनी भी अजीब लगे। और इस अवधि के दौरान कोई भी दरबारी या सेनापति मेरे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अकबर ने सोचा, यह एक दिलचस्प शर्त थी। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था और वे जानते थे कि बीरबल कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके या राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। उन्होंने अपनी चुनौती को स्वीकार कर लिया। मंजूर है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूँ। यदि तुम मुझे गुलाम बना पाए, तो मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। यह कहकर अकबर ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सभी दरबारी इस अनोखी चुनौती के परिणाम को लेकर उत्सुक थे। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल बादशाह अकबर के शयन कक्ष में पहुंचे। अकबर अभी अभी अपनी नींद से जागे थे।
उन्होंने बीरबल को देखा और मुस्कुराए। तो बीरबल, आज से तुम्हारी बादशाहत शुरू होती है। क्या है तुम्हारा पहला आदेश? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपका पहला आदेश यह है कि आपको अपने शाही वस्त्र उतारने होंगे और एक साधारण ग्रामीण के कपड़े पहनने होंगे। आपको अपने सारे आभूषण भी उतारने होंगे। इसके बाद आपको बिना किसी सेवक या अंगरक्षक के मेरे साथ शहर में पैदल चलना होगा। अकबर यह सुनकर थोड़ा हैरान हुए। शाही वस्त्र उतारना और पैदल चलना, यह उनके लिए एक असामान्य बात थी। लेकिन उन्होंने अपनी शर्त याद रखी। उन्होंने अपने शाही परिधान उतारे और बीरबल द्वारा लाए गए सूती के साधारण कपड़े पहने। उन्होंने अपने कीमती आभूषण भी उतार दिए। जब वे तैयार हुए तो वे एक आम आदमी की तरह दिख रहे थे, बस उनकी आंखों में शाही आभा अभी भी बाकी थी। बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। वे शहर की गलियों में घूमने लगे। अकबर ने पहली बार अपनी प्रजा को इतनी करीब से देखा। उन्होंने देखा कि लोग कैसे संघर्ष कर रहे थे, कैसे छोटे मोटे धंधे चला रहे थे, कैसे बच्चे गलियों में खेल रहे थे और कैसे बूढ़े लोग चौपालों पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि शाही महल की ऊंची दीवारों के पीछे से दुनिया कितनी अलग दिखती है। बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी बस्ती में ले गए, जहां एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपका अगला आदेश यह है कि आप इस कुम्हार के पास बैठें और उससे मिट्टी के बर्तन बनाना सीखें। आपको कम से कम एक बर्तन स्वयं बनाना होगा। अकबर को मिट्टी से काम करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने बीरबल का आदेश माना। वह कुम्हार के पास बैठे, जिसने उन्हें मिट्टी को गूंथना और चाक पर घुमाना सिखाया। अकबर ने अपने हाथों से मिट्टी को आकार देने की कोशिश की। उनके हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि हर काम में एक कला होती है और हर कारीगर अपनी कला का बादशाह होता है। उन्होंने कई असफल प्रयास किए, लेकिन अंत में एक छोटा सा दीपक बनाने में सफल रहे। यह दीपक भले ही शाही न था, लेकिन उसे बनाने का अनुभव अकबर के लिए अनमोल था। पूरे दिन बीरबल अकबर को अलग अलग जगहों पर ले गए। उन्होंने अकबर को एक बाजार में एक गरीब किसान से सीधे उसकी समस्याएं सुनने को कहा। उन्होंने अकबर से एक कुएं से खुद पानी भरकर लाने को कहा। उन्होंने अकबर से एक झोपड़ी में बैठकर एक गरीब परिवार के साथ उनका सादा भोजन खाने को कहा। हर जगह अकबर ने लोगों के जीवन को करीब से देखा और उनकी कठिनाइयों को समझा। शाम को जब वे महल लौटे तो अकबर थक चुके थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आज जो देखा वह उन्होंने अपनी पूरी बादशाहत में कभी नहीं देखा था। अगले दिन दूसरे दिन की सुबह बीरबल फिर अकबर के शयन कक्ष में पहुंचे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आज आपका दूसरा दिन है। आज का आपका आदेश थोड़ा अलग है। अकबर उत्सुकता से बोले, बताओ बीरबल, आज क्या करवाना है मुझसे? बीरबल ने कहा, आज जहांपनाह, आपको हमारे शाही बागीचे में जाना होगा। वहां आपको हमारे माली के साथ मिलकर पूरे दिन काम करना होगा। आपको जमीन खोदनी होगी, खाद डालनी होगी, बीज बोने होंगे और पौधों को पानी देना होगा। आपको माली से यह भी सीखना होगा कि पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। अकबर ने सिर हिलाया। यह भी उनके लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने अपने शाही कपड़े उतारे और एक मजदूर के कपड़े पहने। वे बागीचे में गए, जहां माली उन्हें देखकर हैरान रह गया। बीरबल ने माली को समझाया कि यह बादशाह का विशेष आदेश है। अकबर ने पूरे दिन माली के साथ काम किया। उनके हाथों में छाले पड़ गए, उनके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए
और उनका शरीर थककर चूर हो गया। उन्होंने फावड़ा चलाया, जमीन खोदी और अपने हाथों से पौधों को लगाया। उन्होंने माली से सीखा कि कैसे एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बनता है और कैसे प्रकृति का हर तत्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि एक फूल को खिलाने के लिए कितनी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। दोपहर में उन्होंने माली के साथ बैठकर सादा भोजन किया और उसकी कहानी सुनी। माली ने उन्हें बताया कि कैसे वह पीढ़ियों से शाही बागीचे की सेवा कर रहा था और कैसे उसके लिए हर पौधा उसके बच्चे जैसा था। शाम को जब अकबर महल लौटे तो वे शारीरिक रूप से बहुत थक चुके थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी कृतज्ञता थी। उन्हें एहसास हुआ कि इस साम्राज्य को चलाने में केवल बादशाह का आदेश ही नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति की मेहनत का भी योगदान होता है। उन्हें माली के प्रति गहरा सम्मान महसूस हुआ, जिसने बिना किसी शिकायत के इतनी मेहनत से काम किया था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि हर व्यक्ति का काम कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। तीसरा दिन आ गया। बीरबल फिर अकबर के शयन कक्ष में पहुंचे। अकबर अब उत्सुक थे कि बीरबल आज उनसे क्या करवाएंगे। इन 2 दिनों के अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था और अब वे इस चुनौती का असली अर्थ समझने लगे थे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आज आपका आखिरी दिन है। आज का आपका आदेश थोड़ा अलग है। आज आपको किसी भी शाही वस्त्र या आभूषण को धारण नहीं करना है। आपको एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आपको पूरे दिन दरबार में एक साधारण श्रोता बनकर बैठना होगा। आपको किसी भी बहस में भाग नहीं लेना है, कोई आदेश नहीं देना है और किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं देनी है। आपको बस बैठना है और सबकी बातें सुननी है, विशेष रूप से उन लोगों की जो आमतौर पर अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं करते। अकबर ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी। यह आदेश पहले 2 दिनों के आदेशों से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। एक शासक होने के नाते उन्हें हमेशा बोलने और आदेश देने की आदत थी। चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने अपनी शर्त याद रखी और बीरबल का आदेश माना। अकबर एक साधारण वस्त्र में दरबार में एक ऐसी जगह पर बैठे जहां से वे सब कुछ देख और सुन सकते थे, लेकिन जहां पर आमतौर पर कोई बड़ा दरबारी नहीं बैठता था। दरबारी उन्हें देखकर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने संकेत दिया कि यह बादशाह का अपना निर्णय है। पूरे दिन अकबर ने दरबार की कार्यवाही को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कुछ दरबारी चाटुकारिता कर रहे थे, कैसे कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए झूठ बोल रहे थे और कैसे कुछ वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे कुछ छोटे और ईमानदार अधिकारी अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक शासक के लिए केवल सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे सत्ता के शिखर पर बैठकर कई बार सच्चाई से दूर हो जाया जाता है। एक मामले पर चर्चा चल रही थी जिसमें एक गरीब किसान की जमीन को एक अमीर जमींदार ने हथिया लिया था। दरबार में बैठे अमीर अधिकारी जमींदार का पक्ष ले रहे थे। किसान अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा था। अकबर, जो अब एक साधारण श्रोता थे, इस अन्याय को देखकर अंदर से बहुत बेचैन हुए। उन्हें गुस्सा आया कि उनकी मौजूदगी में ऐसा अन्याय हो रहा था, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी शर्त याद रखी। उन्होंने देखा कि कैसे सत्य को दबाया जा रहा था। शाम हो गई। 3 दिन पूरे हो गए थे। दरबार बर्खास्त होने वाला था। तभी बीरबल, जो हमेशा की तरह गंभीर थे, अकबर के पास आए। जहांपनाह, बीरबल ने आदरपूर्वक कहा,
आपके आदेशानुसार मैंने आपको 3 दिनों के लिए अपना गुलाम बना लिया था। क्या आपने मेरे हर आदेश का पालन किया? अकबर, जो अब तक इन 3 दिनों के अनुभवों से पूरी तरह बदल चुके थे, अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर पहले की शाही अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और विनम्रता थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, हाँ बीरबल, मैंने तुम्हारे हर आदेश का पालन किया। मैंने 3 दिनों तक तुम्हारी इच्छा के अनुसार जीवन जिया। फिर अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखा। उनकी आवाज में अब एक नई गंभीरता थी, एक नया ओज था जो केवल सच्ची समझ से आता है। मेरे प्यारे दरबारीगण, अकबर ने कहा, तुम सब आज तक यह सोचते थे कि मैं इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और मेरी शक्ति असीम है। लेकिन इन 3 दिनों में बीरबल ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने मुझे गुलाम नहीं बनाया, तुमने मुझे अपनी बुद्धिमत्ता का गुलाम बनाया, और यह एक ऐसा गुलाम बनाना था जिससे मुझे मुक्ति मिली। तुमने मुझे दिखाया कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के बीच रहता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उनकी मेहनत का सम्मान करता है। तुमने मुझे सिखाया कि अहंकार और सत्ता का नशा कैसे एक शासक को सच्चाई से दूर कर देता है। अकबर ने आगे कहा, पहले दिन तुमने मुझे एक आम आदमी की तरह जीवन जीना सिखाया। मैंने अपने हाथों से मिट्टी का दीपक बनाया, कुएं से पानी भरा और एक गरीब परिवार के साथ सादा भोजन किया। मैंने महसूस किया कि मेरे साम्राज्य में कितना संघर्ष है और कितने। दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी बीरबल का जवाब। एक समय की बात है, हिंदुस्तान में मुगल सम्राट अकबर का राज था। अकबर का दरबार अपनी शान शौकत, विद्वानों और नवरत्नों के लिए मशहूर था, जिनमें सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी हर बात में गहरी सोच और सच्चाई होती थी, जो बड़े से बड़े मसले को चुटकियों में सुलझा देती थी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के एक आलीशान कमरे में बैठे थे और उनके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा। उन्होंने बीरबल को बुलाया, जो तुरंत उनके सामने आदरपूर्वक हाजिर हो गए। बीरबल, अकबर ने कहा, आज मेरे मन में एक सवाल आया है जिसका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। फरमाइए। बीरबल अकबर ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में सबसे मूर्ख आदमी कौन है। क्या तुम मुझे ऐसे 6 सबसे मूर्ख आदमियों के नाम बता सकते हो? बीरबल इस सवाल को सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। यह कोई आसान सवाल नहीं था। किसी को मूर्ख घोषित करना, और वह भी दुनिया का सबसे मूर्ख, एक बड़ी बात थी। और ऐसे 6 आदमियों को ढूंढना तो और भी मुश्किल। मूर्खता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती, और एक आदमी की मूर्खता दूसरे की नजर में साधारण व्यवहार हो सकता है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। किसी को मूर्ख कहना और उसे प्रमाणित करना, यह एक लंबी प्रक्रिया है। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इस दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्तियों को खोज सकूं और उनकी मूर्खता का प्रमाण आपके सामने पेश कर सकूं। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बीरबल बिना सोचे समझे कभी जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। इस दौरान तुम अपनी खोज पूरी करो और मुझे 6 सबसे मूर्ख आदमियों के नाम और उनके कारनामे बताओ। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और अपनी खोज पर निकल पड़े। वह अपने वेश बदल कर कभी एक व्यापारी के रूप में, कभी एक साधु के रूप में, तो कभी एक आम नागरिक के रूप में शहर और आसपास के गांवों में घूमने लगे। वह लोगों के व्यवहार को गौर से देखते, उनकी बातचीत सुनते और उनकी हरकतों पर ध्यान देते।
उनका मकसद था ऐसे लोगों को खोजना जो अपनी मूर्खता के कारण कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे उन्हें या दूसरों को नुकसान हो रहा हो, या जो पूरी तरह से तर्कहीन और व्यर्थ के काम कर रहे हों। एक दिन बीरबल शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक गधे पर सवार था और गधे के ऊपर घास का एक बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। आदमी ने गधे के ऊपर से गट्ठर को उठाकर अपने सिर पर रख लिया था, जबकि वह गधे की पीठ पर बैठा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाईजान, यह आप क्या कर रहे हैं? गट्ठर को गधे पर ही रहने देते, आप उसे अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हैं? आदमी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, जनाब, यह गधा पहले ही इतनी मेहनत करता है। मैंने सोचा कि थोड़ा बोझ मैं भी बांट लूं, ताकि बेचारे गधे को ज्यादा तकलीफ न हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह है एक मूर्ख। इसे यह भी नहीं पता कि जब वह खुद गधे पर बैठा है तो गट्ठर का वजन तो गधा ही ढो रहा है, चाहे वह उसके सिर पर हो या गधे की पीठ पर। बीरबल ने उस आदमी का नाम अपनी सूची में लिख लिया। यह था उनका पहला मूर्ख। अपनी खोज जारी रखते हुए बीरबल आगे बढ़े। उन्हें एक गांव में एक दूसरा नजारा दिखा। एक आदमी अपने घर के आंगन में खड़ा था और धूप में अपने कपड़े सुखा रहा था। अजीब बात यह थी कि वह एक गीले कपड़े को एक लंबी लकड़ी के सहारे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह और ऊंचाई पर सूख सके, जबकि नीचे जमीन पर ढेर सारे सूखे कपड़े फैले हुए थे। बीरबल ने उससे पूछा, भाई साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? कपड़े सुखाने के लिए इतनी मेहनत क्यों? आदमी ने पसीना पोंछते हुए कहा, जनाब, यह कपड़ा बहुत कीमती है। मैं इसे धूप में सबसे ऊंचाई पर सुखाना चाहता हूं ताकि यह जल्दी सूख जाए और हवा इसे अच्छी तरह छू सके। बीरबल ने देखा कि नीचे जमीन पर पर्याप्त जगह थी और बाकी कपड़े वहीं सूख रहे थे। उसने सोचा, यह कैसा मूर्ख है, जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए इतनी मशक्कत कर रहा है और अनावश्यक रूप से लकड़ी के सहारे गीले कपड़े को लटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी कपड़े बिना किसी परेशानी के नीचे ही सूख रहे हैं। यह था बीरबल का दूसरा मूर्ख। कुछ और दिनों बाद बीरबल एक और गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने एक घर के बाहर एक आदमी को देखा जो एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आदमी ईंटों को एक एक करके नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रखता जा रहा था, बिना किसी सीमेंट या मिट्टी के गारे के। जैसे ही वह कुछ ईंटें रखता, वे नीचे गिर जाती और वह फिर से वही काम करने लगता। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारी दीवार कभी नहीं बनेगी। आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे क्या बताऊं जनाब, यह ईंटें बड़ी शरारती हैं, रुकती ही नहीं। मैं इन्हें सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल ने देखा कि वह आदमी बिना किसी आधार के, बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ के ईंटें खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। यह मूर्खता की चरम सीमा थी। उसे यह भी नहीं पता था कि दीवार बनाने के लिए गारे या सीमेंट की जरूरत होती है। यह था बीरबल का तीसरा मूर्ख। बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन वह एक बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पर एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लेकर जा रहा था। वह लट्ठा इतना लंबा था कि गली से निकलते हुए बार बार दुकानों से और घरों की दीवारों से टकरा रहा था, जिससे वह आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह हर बार लट्ठे को घुमाता, फिर भी वही समस्या आती। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम यह लट्ठा ऐसे क्यों ले जा रहे हो? इसे सीधा क्यों नहीं रखते? आदमी ने झुंझलाहट में कहा, मैं क्या करूं जनाब, यह लट्ठा बहुत लंबा है। मैं इसे सीधा रखता हूं तो आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर मैं इसे घुमाता हूं तो यह और चीजों से टकराता है।
बीरबल ने देखा कि आदमी लट्ठे को अपने कंधे पर रखकर सीधा चलने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह गली की चौड़ाई से ज्यादा लंबा था। अगर वह लट्ठे को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लेता तो वह आसानी से गली से निकल पाता। बीरबल ने सिर धुन लिया।